हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट शिवानी। हमारे लास्ट शो में हमने आपसे कई तरह की व्यवहारिक समस्याओं और मानसिक समस्याओं को लेकर चर्चा की थी। वहीं वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो कई तरह की ऐसी परेशानियां हैं जो कि आम जन जीवन पर अपना एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ देती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, जिनसे आज हम कई बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका समाधान। संजीव जी, आपका वॉइस ऑफ राइट्स के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आज आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एंजाइटी के बारे में बताएं कि क्या है एंजाइटी और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है लोगों पर। जी, एंजाइटी जिसको हम हिंदी में दुश्चिंता कहते हैं, एंजाइटी की बीमारी को हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर एक तरह की मानसिक समस्या है जो आज बहुत कॉमन है, लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिलती है। हम जनरल टर्म में भी एंजाइटी वर्ड यूज़ करते हैं, पर एंजाइटी डिसऑर्डर जो है थोड़ी एक अलग बात है जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति जो है बहुत तरह की मानसिक समस्याओं से गुजरता है, बहुत तरह की उसके जो व्यक्तिगत जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका डील कर पाएंगे, उसका सही तरीके से समाधान कर पाएंगे। जी। तो एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। मतलब अगर हम मानसिक बीमारियों को दो भागों में बांटें, साइकोटिक डिसऑर्डर और न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो बहुत सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। जी। एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली एक तरह की लोगों में चिंता हमेशा पूरे टाइम बने रहना, घबराहट, बेचैनी होना, आत्मविश्वास कम होना, अत्यधिक सोचना, नकारात्मक विचार आना, रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स आना, ऑब्सेसिव थॉट्स आना, मतलब एक ही तरह के विचार बार बार दिमाग में आना। इसका कई बार कंसंट्रेशन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट मेमोरी पर भी पड़ता है और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन पर भी पड़ता है। जी, तो संजीव जी, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी है तो उसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से व्यक्ति ये समझ सकता है कि कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी के घेरे में है? देखिए, एंजाइटी के लक्षणों की अगर हम बात करें तो एंजाइटी को पहले तो हमको उसके प्रकार को समझना पड़ेगा। जी। एंजाइटी में बहुत प्रकार होते हैं। एंजाइटी बेसिकली उसमें हम जनरलाइज एंजाइटी को शामिल करते हैं, फोबिया, पैनिक अटैक, जी, जिसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं इस बीमारी को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी। जी, ये इसके प्रकार हैं और इन सभी प्रकारों के अलग अलग लक्षण हैं। तो अगर हम हर बीमारी के बारे में अलग अलग बात करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके लक्षणों के बारे में जान पाएंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने एंजाइटी के टाइप्स के बारे में बात की, तो ये जनरलाइज एंजाइटी क्या है और इसका क्या प्रभाव लोगों पर देखने को मिलता है? जनरलाइज एंजाइटी मतलब एक तरह की चिंता पूरे टाइम बने रहना। जी। और इस तरह के लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और ऐसे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनको कोई भी उनकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमेशा उसको अवॉइड करते हैं और हमेशा उससे बचना चाहते हैं। जी। तो ये अत्यधिक सोचना, ज़्यादा चिंता करना, छोटी छोटी बातों में डर जाना, ये सब जनरलाइज एंजाइटी के सिम्टम्स हैं और खासतौर पर पूरे समय एक तरह की एंजाइटी बने रहना। जी। तो ये जो पैनिक डिसऑर्डर की आपने बात की, तो ये पैनिक डिसऑर्डर क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, पैनिक डिसऑर्डर में हमको समझना पड़ेगा, पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली पैनिक अटैक उसमें बार बार आते हैं। पैनिक अटैक की जो बीमारी है उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। कई बार पैनिक डिसऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और पैनिक डिसऑर्डर को समझ पाना कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मिसडायग्नोज किया जाता है। जी। उसमें लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिला है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, मुझे कुछ बीपी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके इलाज के लिए जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उस तरह का इलाज लेते हैं। लेकिन जब उससे कोई लाभ नहीं मिलता है तब वो तमाम तरह की जांचें करवाते हैं और जब वो तमाम तरह की जांचें भी नॉर्मल आती हैं, उसमें भी उनको कुछ देखने को नहीं मिलता है, तब उसके बाद फिर वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर पैनिक अटैक को पहले से समझ लें कि पैनिक अटैक क्या है तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका इलाज कर पाएंगे और हम अननेसेसरी इतने सारे खर्चे से और इतनी लंबी जो हम असुविधा हमको रही, हमने तमाम तरह के इलाज लेते रहे, उनके साइड इफेक्ट का हमने सामना किया, उनसे हम बच सकते हैं। जी। पैनिक अटैक में सबसे मेन चीज़ है कि पैनिक अटैक और कार्डियक अरेस्ट को अगर हम दो तरह से अलग करें तो इसमें पैनिक अटैक वाले लोगों में, पैनिक डिसऑर्डर वाले लोगों में एंजाइटी बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी, जबकि बीपी वाली समस्या के जो लोग हैं उनमें किसी तरह की एंजाइटी कई बार आपको नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरा बात, ये जो घबराहट होती है ये 10-15 मिनट के लिए होती है
और ये फिर अपने आप थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। अगर आप किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो भी वो अपने आप चली जाती है जी। लेकिन ये रिपीटेटिव आने लगते हैं पैनिक अटैक। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि पैनिक अटैक जब आता है तो आदमी चूंकि डर जाता है उस पैनिक अटैक से, और उस पैनिक अटैक के डरने की वजह से उसमें फिर एक डर की स्थिति पैदा होती है जो दोबारा से पैनिक अटैक को पैदा कर देती है। जी बिल्कुल। और पैनिक अटैक वाले लोगों में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और वो हमेशा किसी न किसी के साथ में रहना पसंद करते हैं। अकेले अपने आप कहीं अकेले जाना पसंद नहीं करते, किसी एक को अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मुझे रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे फिर अटैक आ गया तो मुझे कोई कैसे ले जाएगा। जब वो ये अश्योर कर लेते हैं कि आसपास कोई हॉस्पिटल है कि नहीं जहाँ भी जब वो जाते हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचने की सुविधा वहाँ पर है कि नहीं है। जी। वो अपने घर से बहुत दूर नहीं जाते हैं कि मैं मेरे घर वालों को पता नहीं चल पाएगा मुझे कुछ हो गया तो। इस तरह की बहुत सारे वो अपने अंदर एक पैटर्न पैदा कर लेते हैं और उससे वो अपनी एंजाइटी को मेंटेन करते हैं, अपने पैनिक अटैक को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज बेहतर तरीके से तभी हो सकता है जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, आपकी साइकोलॉजिस्ट से मिलें। जी। तो अभी जो आपने रिपीटेड थॉट्स की बात की कि जिस व्यक्ति को एंजाइटी होती है उसमें रिपीटेडली थॉट्स उसको आते हैं, डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। लाइक एक उम्र के बाद अगर हम हमारे पेरेंट्स की बात करें तो उनके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कंटिन्यूस हिट करती रहती हैं, या फिर बच्चों की भी बात करें तो उन्हें कोई चीज़ चाहिए या फिर कोई चीज़ उनसे हो नहीं पा रही है तो भी उनके माइंड में वो सब थॉट्स आते हैं। तो एक नॉर्मल थॉट और एंजाइटी में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? मतलब हमें वो कैसे समझ में आएगा कि ये कोई बीमारी है या फिर ये एक जनरल थिंग है कि हमें कहीं ना कहीं थॉट्स आ रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखिए एक बात तो है कि एंजाइटी तो ओवरऑल हम अगर बात करें ना, पूरे एक जो मास की बात करें, अगर हम करें पूरी सोसाइटी की बात करें तो हम पूरी सोसाइटी एक तरह की एंजाइटी से सफर कर रही है। हम लोगों का जो, हम अगर 50 साल पहले देखें कि लोग इतने चिंतित नहीं हुआ करते थे, आज आप नॉर्मल लोगों में जाके देखोगे तो वो अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी हम उसको एक डिसऑर्डर नहीं मानेंगे कि हर व्यक्ति एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं है, क्योंकि हम उसको जब तक नहीं मानते जब तक कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है या फिर वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि जो जैसे मान लो कोई सिचुएशन में एंजाइटी होती है, सिचुएशन में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो वो एक नॉर्मल थिंग है कि भाई आप एग्जाम आता है तो उस समय आप ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, आपके विचार अत्यधिक बढ़ जाते हैं। कोई करियर में कोई ट्रॉमा आपकी लाइफ में आया है या कोई ऐसी कोई जवाबदारी आपको दी गई है तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। जी। अब बात आती है कि कोई सिचुएशन नहीं भी है, मतलब सिचुएशन तो जब आती है तो वो डराती है, जब कोई सिचुएशन नहीं भी होती है उस स्थिति में भी आप ज्यादा सोचते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा साइन है अपने आप में जो एंजाइटी डिसऑर्डर को बताता है। दूसरी बात, ऑब्सेसिव थॉट्स, मतलब एक ही तरह के विचार, जो भी अनचाहे विचार, जो आप चाहते भी नहीं हो कि आपको आए पर वो बार बार आते हैं और आप उनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, तो ये भी एक एंजाइटी का बहुत कॉमन सिम्टम है। और इसमें आपका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। आत्मविश्वास कम होने की वजह से नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज्यादा आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आना और अत्यधिक थॉट्स आना, ये दोनों ही आपको एंजाइटी वाले लोगों में मिलेंगे। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नॉर्मल जो थिंकिंग है, नॉर्मल जो एंजाइटी है, उसको हम डिसऑर्डर वाली एंजाइटी से और ओवर थिंकिंग से कैसे अलग कर सकते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो OCD, ये शब्द हर किसी ने सुना भी है और जनरली लोगों को लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बीमारी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इसको डिटेल में समझाएं कि ये किस तरह की बीमारी है और इससे कैसे व्यक्ति बच सकता है। जी, OCD इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी। ये भी एक एंजाइटी के अंतर्गत आने वाली बीमारी है। OCD में एक ही तरह के विचार, अनचाहे विचार बार बार आना, चाहते हुए उसको बाहर अपने आप को विचारों से बाहर नहीं ला पाता है जी। और एक ही तरह का काम बार बार करना, और जिस काम को करने का उसको जो विचार आता है वही विचार उसको रिपीटेटिवली उसको उस काम करने के लिए बाध्य करता है। जी। तो एक तरह की ये बाध्यकारी बीमारी है कि वो बाध्य हो जाता है कि उसको वो काम करना है। जैसे अगर उसको ये थॉट्स रिपीटेटिव आते हैं, OCD वालों बहुत कॉमन है और बहुत जनरलाइज तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि आजकल सोसाइटी बहुत कॉमनली हम OCD के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अत्यधिक हाथ धोना, एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। मतलब उसको बार बार ये लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं और मुझे वापस जाके धोना है। जी। तो वो जब हाथ धोकर आ जाएगा उसके बाद उसको फिर थोड़ी देर बाद लगने लगेगा कि नहीं मुझे हाथ धोना है। अब वो जानता है कि वो हाथ धोकर आ गया है, लेकिन फिर भी वो बेचारा उसको दिमाग में बार बार आएगा और वो फिर उसको दोबारा से बाध्य हो जाएगा वो जाने के लिए। जब वो हाथ धो लेगा थोड़ी देर के लिए उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे कंपल्सन्स होते हैं जिसमें उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। उस टेम्परेरी रिलीफ की वजह से उसको कंपल्सन्स उसके बढ़ जाते हैं। जी। और
एक्सेसिव हैंड वॉशिंग के अलावा चेकिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करता है। गैस मैंने ठीक से बंद किया है कि नहीं, दरवाजा मैंने ठीक से बंद किया है कि नहीं, स्विच मैंने बंद है, लाइट बंद है, स्विच बंद है, फिर भी उसको जाके चेक करेगा कि बंद है कि नहीं है। और वो जानता भी है कहीं ना कहीं कि ये मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, ये गलत थॉट है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। ओसीडी में ऐसे बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनको हम ओसीडी के अंदर डाल सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को बार बार टच करना, किसी काम को या किसी चीज़ को ऐसे उठाना है कोई चीज़, तो उसको वो इतनी काउंटिंग में ही उठाएगा वो। अगर उसको घर से बाहर निकलना है तो 4 कदम वो आगे चलेगा, फिर 4 कदम पीछे चलेगा, फिर घर से बाहर निकलेगा। इस तरह के बहुत सारे रिचुअल्स को डेवलप कर लेता है कि उसको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कुछ अनहोनी हो सकती है। कुछ किसी घटना के साथ वो जोड़ता है, किसी नकारात्मक घटना के साथ उसका एसोसिएशन कर लेता है वो, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद मेरे फादर आएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा जब वो ऑफिस से लौटेंगे। तो ऐसा इसके अंदर थॉट आने लगता है। तो वो सोचता है कि घटना ना घट जाए, इससे अच्छा है कि मैं उस कंपल्सन को कर लूँ, तो वो उसको कर लेता है। ऐसे बहुत तरह के एक तरह की पैटर्न हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखते हैं, जिनको वो करने के लिए बार बार बाध्य होता है। जी, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये सब चीज़ें होना ये अक्सर हमें कहीं ना कहीं लोगों में देखने को भी मिलती है। कुछ लोग तो इसे रिकॉग्नाइज कर लेते, समझ पाते हैं कि ये कोई बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ बस परेशान करती रहती है और उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये कोई बीमारी भी हो सकती है। जैसे हमारे दर्शकों ने अभी आपसे ये चीज़ सुनी होगी, जानी होगी कि ओसीडी जैसी कोई बीमारी है, तो शायद कुछ लोगों को समझ आ पाया होगा कि उनके अंदर जो ये थॉट्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किसी और चीज़ में, किसी घेरे में जा रहे हैं और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो इसके पीछे ऐसी क्या वजह है? क्या हमारे माइंड पे वो क्या चीज़ ऐसा अटैक करती है कि व्यक्ति बार बार वही करने को बाध्य हो जाता है? देखिए, कारणों में अगर हम जाएंगे तो कारण हम इसको लेकर चलते हैं बायोसाइकोसोशल, मतलब कुछ बायोलॉजिकल कारण होते हैं हर बीमारी के, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो पैनिक अटैक हो, जनरलाइज एंजाइटी हो, फोबिया हो, जी, किसी भी तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें, किसी भी तरह की मानसिक बीमारी की बात करें, तो उसमें बायोसाइकोसोशल कारण होते हैं। मतलब कोई एक कारण हो सकता है या एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कारणों में उसके जेनेटिक्स हो सकते हैं, उसके ब्रेन में कुछ केमिकल डिसबैलेंस हो सकता है जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिसबैलेंस हो सकता है। और इसके अलावा कई बार किसी तरह की एक्सीडेंट या सर्जरी या उसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस आए हैं, या एपिलेप्सी की वजह से भी केमिकल चेंजेस आते हैं। कुछ लोगों में एपिलेप्सी देखी गई है, उसकी वजह से मानसिक बीमारियां डेवलप होती हैं। तो ये बायोलॉजिकल कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में मानसिक बीमारियां डेवलप होती हैं। साइकोलॉजिकल कारण में बहुत तरह के बचपन से लेके अभी तक की लाइफ में उसके बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिनको वो सबकॉन्शियसली सप्रेस करता है, या फिर वो कुछ चीजें ऐसी लर्न कर लेता है जिसकी वजह से वो उसमें बीमारी का रूप ले लेते हैं, जिनको माल एडोप्टेशन कह सकते हैं, या उसको हम जो हम बचपन से कुछ चीजें सप्रेस कर रहे हैं उसकी वजह से होने वाली मानसिक बीमारियां कह सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा उसकी लाइफ में आया है, कुछ ऐसा जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से उसमें मानसिक बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल सिचुएशंस में भी कई बार कुछ चेंज आते हैं जिसकी वजह से उसका माइंड उस सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता है और उस चेंजेस के साथ में कोप अप नहीं कर पाता है। कोई डिजास्टर हुआ है या कोई सोशल चेंज आया है या उसका कोई जॉब चला गया है, कोई नियर वन उससे दूर हो गया है, तो ऐसा कोई पोस्ट जो उसके अंदर कोई सोशल कारण जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से उस कारण उस घटना के बाद उसमें मानसिक बीमारी देखने को मिलती है। जी, तो अभी आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की बात की, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसका क्या प्रभाव लोगों पर देखने को मिलता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली किसी घटना के बाद होने वाली जो मानसिक तनाव है, उस तनाव से वो बाहर नहीं आ पाता है। एक ग्रीफ पीरियड होता है जो लोगों की लाइफ में जब भी कोई ट्रॉमा आता है, कोई नियर वन का चला जाता है, कोई भी घटना ऐसी घट जाती है जिससे उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय लगता है उससे उभरने में। उसके बावजूद भी अगर वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहा है तो फिर हम ये मानकर चलते हैं कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ गया है और उसको अब किसी तरह की साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। जनरली ये देखा गया कोई घटना घटी है उसके बाद उसके अंदर वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी डेवलप हुई। जी, तो वही है फोबिया क्या है और इसकी वजह से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि फोबिया टर्म तो सबके माइंड में बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं लोग चीज़ों से डरते हैं, लोग सिचुएशन से डरते हैं, लेकिन किस तरह से वो उसके पीछे की जो परेशानियां हैं और उसमें लोग इतना ज़्यादा घिर जाते हैं कि उन्हें समझ भी नहीं आता है कि कैसे वो उससे बचें, तो क्या उसका समाधान है और ये किस वजह से लोगों के अंदर डेवलप होता है? देखिए, फोबिया जिसको हम कहते हैं फोबिक डिसऑर्डर,
फोबिया में व्यक्ति किसी जीव से या कह सकते हैं किसी जानवर से, कीड़े से, ऊंचाई से, अंधेरे से, पानी से, भीड़ से, बहुत अजीब अजीब चीजें जो बहुत नॉर्मल आपको लगेंगी कि कोई फर वाली चीज है उससे फोबिया हो गया, या कोई पर्टिकुलर कलर से फोबिया हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फोबियाज होते हैं जो लोगों में देखने को मिलते हैं। कई बार सिर्फ कोई एक फोबिया होता है, कई बार बहुत सारे फोबिया लोगों में देखने को मिलते हैं, और इन लोगों में भी एंजाइटी बहुत कॉमन होती है। फोबिया वाले लोगों में एक चीज बहुत समझनी होगी कि फोबिया वाले लोग हमेशा उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जिनको उनको एंजाइटी होती है, अगर मान लो उनको हाइट से एंजाइटी होती है तो वो उस हाइट वाली जगहों पर हमेशा अवॉइड करेंगे। तो वो ऐसी जगहों पर एंजॉय करने नहीं जाएंगे जहाँ पर उनकी फैमिली जा रही है, उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो उसको अवॉइड कर लेंगे। या फिर मान लो हम इसी लोगों में सोशल फोबिया भी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। सोशल फोबिया में भी लोग ऐसे सोशल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जहाँ पर उनको एंजाइटी होती है। तो कभी कोई ऐसे आपको कोई किसी कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिसकी वजह से आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आप उसको ऑप्ट नहीं करेंगे, आप उसको यूज नहीं करेंगे, आप उसका फ़ायदा नहीं लेंगे और आप उस सिचुएशन का कोई दूसरा फ़ायदा ले जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे हम चीज़ों से डरते हैं, उसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं। अब मान लो फोबिया कई बार इतना बढ़ जाता है, जैसे अगर आपको किसी डॉग से फोबिया हो गया है तो वो घर से बाहर ही निकलना छोड़ देगा। अगर उसको छिपकली से फोबिया हो गया है तो वो पूरे घर को पैक कर देगा। तो इस तरह से फोबिया कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय फिर जब दूसरे लोगों को उसकी वजह से समस्या होने लगती है, तो फिर कई बार उसके फैमिली मेंबर या वो खुद जब बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता है तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास आते हैं और फिर हम उसका इलाज करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फोबिया में व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर कोई कोशिश करे कि उस वो फोबिया से खुद ही ओवरकम करने की कोशिश करे, जैसे जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो उसे फेस करने की कोशिश करे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई मुश्किल भी खड़ी हो सकती है उसके लिए? नहीं, देखिए दोनों इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति खुद से कोशिश करता है तो बहुत ही अच्छी बात है खुद से कोशिश करना। तो जब अगर इनिशियल लेवल पर अगर फोबिया स्टार्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि फोबिया डेवलप हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप उसको उस समय इनिशियल लेवल पर उसका सामना करके उस फोबिया से बाहर आ सकते हैं। जी। लेकिन जनरली लोग ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि मुझे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से एंजाइटी है या फियर है तो मैं उसको अवॉइड कर लेता हूँ, मेरी एंजाइटी चली जाती है। तो वो जनरली लोग जो टेंडेंसी है लोगों में, ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि उसका सामना ही नहीं करते। तो उनकी एंजाइटी उनको होती नहीं, उनका फियर उसको होता नहीं है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है तो वो अंधेरे में जाएगा ही नहीं, तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो हमेशा अवॉइड करेगा अंधेरे को। सोएगा भी तो लाइट जलाकर सोएगा। लेकिन अगर कभी लाइट चली जाए तो फिर दिक्कत आएगी। तब इसी तरह से जब वो फोबिया उसको सामना करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है, तब वो हमारे पास आता है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो खुद से करता है, अगर मान लो उसका फोबिया बहुत ज्यादा है और वो कोशिश कर रहा है उसको सामना करने की, तो उससे उसका फियर और बढ़ सकता है, उसका कॉन्फिडेंस और डाउन हो सकता है जी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको फोबिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप उसको लेकर फियर महसूस करते हैं, तब आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। नहीं तो कई बार आप उसकी वजह से अपने अंदर अपने को और ज्यादा सुरक्षा में और ज्यादा अपने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं आप जी। तो वहीं आपने सोशल एंजाइटी की बात की, तो ये सोशल एंजाइटी क्या है और इसकी वजह से किस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है? जी हाँ, सोशल एंजाइटी के बारे में भी आपको समझना होगा। सोशल एंजाइटी, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल एंजाइटी वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एंटी सोशल होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं होता है जी। वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है लोगों से, हमेशा उस सिचुएशन से वो अवॉइड करता है, वहाँ से बचना चाहता है। और सोशल एंजाइटी कई बार बहुत छोटी उम्र से बच्चों में देखने को मिलती है। तो बच्चों को जिस तरह से हमको लर्निंग, हम उनको स्कूल भेजते हैं उनकी स्टडी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, इसीलिए इसी तरह से हम बच्चों को कई बार हम उनको सोशल भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत होती है उनको। तो वो कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अगर वो उनमें एक सोशल डेवलपमेंट जो होना चाहिए प्रॉपर्ली अगर उनका नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर्ली सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, तो भले कितनी भी अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, लेकिन वो जब उनको जॉब करने में उनको जाना होगा तब उनको बहुत डिफिकल्टी महसूस होगी। और जिन लोगों को एंजाइटी बाद में डेवलप हुई है, सोशल एंजाइटी बाद में डेवलप हुई है, वो लोग भी कई बार अपने कंफर्ट जोन में रहने की वजह से अपने लिमिटेड एक आय में, एक इनकम में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और वो कोई भी नई चैलेंज या नई अपॉर्चुनिटीज को लेने से डरते हैं और उससे बचते हैं। तो इस तरह से उनको करियर में बहुत नुकसान होता है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में उनको बहुत नुकसान होता है, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो बस किसी तरह से अपने उसको जीवन में बांट रहे होते हैं। तो इस तरह से उनको उनके आइसोलेशन से बाहर निकालना, उनको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और उसमें प्रोफेशनल हेल्प अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग किसी भी कंपटीशन का कोई हिस्सा ही नहीं होते हैं, वो काफ़ी लोगों से दूर ही नज़र आते हैं
जी, तो आज हमने आपसे एंजाइटी के बारे में बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एंजाइटी की वजह क्या है और किस तरह के नुकसान या परेशानियाँ लोगों को इससे हो सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हर चीज़ के पीछे जैसे आपने बताया कि कोई हादसा, कोई दुर्घटना या फिर इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जिस वजह से लोगों में ये डेवलप होता है। लेकिन कहीं न कहीं ये छोटे-छोटे बच्चों में भी डेवलप हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह से ऐसी क्या परेशानियाँ हो सकती हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसके फ्यूचर में दिक्कत दें? देखिए, एंजाइटी वजहों में एक बहुत मेन वजह ये है कि अभी हमारा जो एक प्रतियोगिता एक समाज में जो पैदा हुई है, एक कंपटीशन की जो एक टेंडेंसी डेवलप हुई है कि हर व्यक्ति किसी न किसी के साथ कंपटीशन कर रहा है। बच्चा बहुत छोटी उम्र से कंपटीशन में शामिल हो जाता है और भीड़ में शामिल हो जाता है, दौड़ में शामिल हो जाता है। तो ये दौड़ हमको एक एंजाइटी में ले जा रही है। इस एंजाइटी से मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, पर एंजाइटी के साथ नहीं लेना चाहिए। आप उसको एंजॉय करें, आप उसको जिए। और जब एंजाइटी आपको आपकी लाइफ में अगर एंटर कर गई है तो आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें ना केवल सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि आपके बहुत सारे नियर डियर को भी, आपके फैमिली मेंबर को भी उसकी वजह से बहुत नुकसान होते हैं। क्योंकि बहुत सारे फायदे जो उनको हो सकते थे, आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते थे, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज कई बार होती हैं, लेकिन आप उसको लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, नहीं करना चाहते हो, जिसका फायदा आपको भी नहीं मिल पाता है और आपकी फैमिली को भी नहीं मिल पाता है। तो कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अगर एंजाइटी वाला है तो वो उसके स्कूल में ज़्यादा विजिट नहीं करेगा, उसको कभी गैदरिंग में अगर बच्चे को शामिल होना है पेरेंट्स के साथ में तो पेरेंट्स उसको अवॉइड करेगा। तो इस तरह से उस बच्चे पर भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो डेफिनेटली एंजाइटी का प्रभाव आप में तो पड़ता ही है, आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को भी उसका इफेक्ट होता है। जी, तो इसका समाधान क्या है? किस तरह हम इसका उपचार कर सकते हैं या फिर किस तरह हम एंजाइटी से बच सकते हैं? एंजाइटी के उपचार में जैसे मैंने बताया कि उसके कारण बायोसाइकोसोशल होते हैं, इसलिए इसका इलाज भी बायोसाइकोसोशल होता है। बायोलॉजिकल कारणों में, बायोलॉजिकल इलाज में जो हम बात करते हैं तो उसमें मेडिसिन का बहुत रोल होता है। कई बार कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे मैं एंजाइटी की बात करूँ, एंजाइटी में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत सीवियर ओसीडी वगैरह होती है, उसमें कई बार सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। तो ये तो हमारा बायोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है, जो कि साइकेट्रिस्ट के द्वारा या फिर जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, उनके द्वारा उस तरह के इंटरवेंशन किए जाते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल जिस तरह के कारण होते हैं उस तरह साइकोलॉजिकल इलाज भी होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं, उसको हम साइकोथेरेपीज बोलते हैं। बहुत तरह की साइकोथेरेपीज हैं जो दुनिया में डेवलप की गई हैं, बहुत तरह की थ्योरीज पर बेस्ड है, वो बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने उसको डेवलप किया है और वो अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग साइकोथेरेपीज हैं। तो उन साइकोथेरेपी से हम उन मानसिक समस्याओं से लोगों को बाहर लाने में मदद करते हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वेल ट्रेंड, वेल क्वालिफाइड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल जो कारण होते हैं, उसी में सोशल इंटरवेंशन भी होता है। कई बार जो सोशल वर्कर्स होते हैं, हमारे साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं, वो इंटरवीन करते हैं, उसमें फैमिली काउंसलिंग करना, ग्रुप काउंसलिंग करना, उसकी सिचुएशन में जिससे वो सफ़र कर रहा है उसमें उसको लोकल लेवल पर जाकर, उसकी ग्राउंड लेवल पर जाकर उसकी मदद करना, उसकी परिस्थितियों को बदलने में उसकी मदद करना, ये इस तरह का काम इंटरवेंशन के द्वारा किया जाता है। जी, तो संजीव जी, अंत में मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें जिससे वह इन तरह की मानसिक बीमारियों से बच सकें और कहीं ना कहीं इनका समाधान भी करा सकें, उनको एक सही गाइडेंस मिल पाए कि किस तरह वो किसी भी बीमारी, अगर कोई भी मानसिक बीमारी उनके अंदर पनप रही है तो वो उसका समाधान कर सकें। जी देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर इस बारे में बात करें। जो भी कोई मानसिक समस्या महसूस करता है या मानसिक बीमारी अपने अंदर महसूस करता है तो उसमें बिल्कुल संकोच ना करें, उसमें किसी तरह की शर्म की या अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की शारीरिक बीमारियाँ होती हैं इस तरह से मानसिक बीमारियाँ होती हैं, उसको जितना जल्दी हम नॉर्मलाइज कर सकें, उस स्टिग्मा को हम इस सोसाइटी से हटा सकें, वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तो सबसे मेन चीज़ है कि आप ज़्यादा खुलकर बात करें और कोई भी बीमारी अगर शुरू होती है तो उसको अपने लेवल पर उसको ठीक करने की कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी डाइट और आपके जो एक सोशल गैदरिंग है उस तरह से अपने आप को बिजी रखकर, अपने आप को पॉजिटिव रख के आप उस बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मानसिक बीमारी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि जो आपको नेगेटिवली डिस्टर्ब कर रहा है आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को और आपके व्यवहार को, तो इसका मतलब है कि इंडिकेशन है कि आप मानसिक बीमारी सफ़र कर रहे हैं। तो आप जल्दी किसी न किसी प्रोफेशनल से मिलें और उसका इलाज करवाएं, बस। जी संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों से चर्चा की। इसी के साथ मैं भी आप सभी से इजाज़त चाहूँगी, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ लाइट्स पर।